कुछ दिनों पहले कई राज्यों में उपचुनाव हुए और आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सत्ताधारी दल अपने काम के बलबूते पर जनता का एक बार फिर से भरोसा जीतना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल लगातार नाकामियों को गिना रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अटल जी और मोदी जी के चहेते बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है कि पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। आपने जो बीड़ा उठाया हर घर जल पहुंचाने का, वो कब तक पूरा हो जाएगा? इस बात के लिए अगर देश को धन्यवाद देना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। पानी की बातें बहुत चलती रही, लेकिन उसके प्रबंधन का और पूरे चरण सहित उसका प्लान करने का अगर किसी का दायित्व जिसने पूरा किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री है। मूल बात है कि पानी हमारे पास उतना ही है। जब देश आज़ाद हुआ था और आबादी 40 करोड़ थी, लेकिन आज आबादी 100 करोड़ से ऊपर हो गई है, 120 करोड़। पानी उतना ही है। प्रबंधन में हमने बांध बनाए सिंचाई के लिए, लेकिन पीने के पानी की चिंता नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही हैं कि खाली घर घर तक जल नहीं पहुंचाना है, जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसलिए उसका स्रोत कैसा है वो 12मासी और आने वाले वर्षों तक वो रहेगा या नहीं रहेगा, इसको तय किया जाए। फिर पानी पहुंच जाए, पाइपलाइन डल जाए, घर तक पानी पहुंच जाए, इसका प्रबंधन कौन करेगा? क्योंकि अगर बिजली का बिल जमा नहीं होगा या पाइपलाइन फूट जाएगी तो प्लम्बर कहाँ से आएगा, टेक्निकल सपोर्ट? इसके लिए पानी समितियाँ बननी चाहिए और उसका रास्ता निकले। पानी पहुँच गया, लेकिन सोर्स में अगर कोई दोष है या रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई है या लास्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हर पंचायत में 5 मातृशक्ति को, हमारी बहनों को प्रशिक्षित करना, ताकि वो हफ्ते में एक बार 5 जगह पर सैंपल ले, सोर्स पर, आखिरी में और बीच में रैंडम जहाँ पर भी वो चाहे, और इसलिए इसकी क्वालिटी भी मेंटेन होना। अगर उनको डाउट लगता है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के उसमें भी सैंपल भेजकर उसको टेस्ट करा सकते हैं। इसका मतलब है पानी की आपूर्ति पूरी होना, उस योजना के प्रबंधन की चिंता करना, पानी की क्वालिटी बनी रहे। जो दूसरी बात आपने पूछी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश की मैपिंग की गई है, कुछ राज्यों ने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। उसमें तेलंगाना है, गोवा है, हरियाणा है, 2 यूटी हैं, आपका लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, इनने पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ को 2022 में पूरा करना है, कुछ को 2023 में पूरा करना है, और एक आध राज्य ऐसा है जिसको 2024 में पूरा करना है, मार्च में। लेकिन 100% घरों तक पानी पहुँचे, ये सिर्फ हम आंकड़ों से नहीं मान सकते हैं। उसके लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट है। हमने लेव के नेटवर्क को भी बनाया है कि ब्लॉक लेवल पर कुछ राज्यों ने बनाया है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया है। NAVL के स्तर पर उनकी कैटेगरी होनी चाहिए, और हम इसलिए एक स्तर इसको भी रखते हैं कि आप ये तय करिए कि आपकी कितनी लैब की, आपका स्तर क्या है, ताकि पानी की क्वालिटी में योगदान वो कर सके। और अंतिम बात मैं कहूँगा कि विलेज एक्शन प्लान, ये सबसे अहम बात है कि अगर हमने गांव के नक्शे को बनाया, क्योंकि पानी सिर्फ पीने की बात नहीं है, स्वास्थ्य उससे जुड़ा है, स्वच्छता उससे जुड़ी है। क्योंकि हमारा तीसरा जो मिशन है वो ये है कि हर आंगनबाड़ी में, स्कूल में, अस्पताल में, मार्केट प्लेसेस पर, धार्मिक स्थान पर, इन जगह पर पानी भी होना और शौचालय भी होना। अगर शौचालय ऑपरेशनल बनाना है तो बिना पानी के नहीं हो सकता। इसलिए जल जीवन मिशन सिर्फ घर तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ये पूरी व्यापक योजना है जो मुझे लगता है कि समय पर पूरा होगी। कुछ ने समय के पहले पूरा किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी विजन के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इसका अगर बुंदेलखंड की बात करें तो आप उसके पास से ही आते हैं और समस्याओं से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। वहाँ की समस्या सदियों से बनी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, सूखे की समस्या है। उनकी समस्याएं दूर हों, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं उसी अनुभव के आधार पर ये समाधान दे रहा हूँ। पहले मैं स्टैंडिंग कमेटी में था, उस समय रूरल डेवलपमेंट में ही पेयजल और स्वच्छता वहाँ पर रहा करता था। 2 बातें, एक है पीने के पानी का प्रबंध और दूसरा है सिंचाई का प्रबंध। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बुंदेलखंड में जो बरसात होती है
वो बरसात 100 वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखें तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है। हर तीसरे चौथे साल में एक कम वर्षा का वो आता है। लेकिन वहाँ की जो हमारी जल संरचनाएं थी उनको हमने सुधारने की बजाय उनको बिगाड़ने का काम किया। उदाहरण के लिए कि अगर कोई तालाब में पानी आ रहा और हमने उसमें पंचायत वाले ने सीसी रोड बना दी तो पानी तालाब की बजाय बाहर चला गया। एक दूसरा, हमने कभी रीसिल्टिंग के बारे में नहीं सोचा, वो चाहे हमारे छोटे तालाब हों और चाहे सिंचाई वाले तालाब हों। प्रधानमंत्री का जो दूसरा अभियान है वो यही है कि हम उनकी कैपेसिटी को कम ना होने दें और धार्मिक तौर पर निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ उसको डिसिल्ट करने का काम करें। तो मुझे लगता है कि ये गलती पिछले समय में हुई है, गलती को सुधारने का काम हो रहा है। तीसरी बात जो मैंने पहले भी आपसे कही है कि अब बांध सिर्फ सिंचाई के पानी के लिए नहीं है, सामूहिक पेयजल योजनाएं उससे संचालित हो रही। मेरे ही क्षेत्र में, बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है दमोह, एक ही सद्धरू बांध से 3 विधानसभाओं के लगभग 700 से गाँव को पानी मिल रहा है। ऐसी 3 योजनाएं मेरे ही क्षेत्र में चल रही हैं। तो ग्रुप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स का मतलब ही ये है कि अंडरग्राउंड सोर्स अगर नहीं है, कंटिन्यूएशन है, इससे अच्छा आप किसी बड़ी बांध से पानी लेकर और गांव तक पहुंचाइए। गांव के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ओवरहेड टैंक होगा या इंटेक वेल होगा, या तो ज़मीन पर होगा या हाई पर होगा, लेकिन अगर ग्रेविटी से पानी जाता है तो मुझे लगता है कि ये उस पंचायत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसको बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। खाली उसको घर घर तक पानी पहुँचाना है, विधिवत पहुँचाना है, और ये काम भारत सरकार कर रही है। अगर आपकी बात करें तो देखा जाए, आप अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी जी दोनों ही प्रधानमंत्रियों के काफ़ी चहेते माने जाते हैं। आप काम टारगेट पर जो दिया जाता है समय पर पूरा कर लेते हैं या कोई और वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे 2 महान लोगों के साथ में काम करने का मौका है। अब मैं नेता के दृष्टिकोण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं मानता हूं कि मैं हमेशा से मानता हूँ जो काम दिया जाए वो छोटा बड़ा नहीं होता, हमें उसे करने में पूरी सामर्थ्य लगानी चाहिए और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मेरी निष्ठा इस बात पर है कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, और मैं छोटा कार्य करता हूँ तो अपने ढंग से करता रहता हूँ। अगर आपकी बात करें तो आप प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी पास कर चुके थे, आप डीएसपी बन सकते थे, आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आपने राजनीति को चुना, क्यों? मुझे लगता है कि इसके बहुत कठिन बात नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये परीक्षा बड़ा भारी काम है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं बाद में भी 99 में डायरेक्टर जनरल NYKS रहा हूँ, नॉन IAS, और वहाँ पर भी 7-8 महीने मुझे काम करने का मौका मिला है। नौकरी तो मैंने ज़िंदगी में की है 8-9 महीने डायरेक्टर जनरल NYKS के तौर पर। मुझे लगता है ये बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जो जिसको कहा जाए कि सब कुछ दुनिया में यही है। हाँ, मुझे लगता है प्रतिस्पर्धा में भाग लेना और उसमें सफल होने का जो आत्मसंतोष होता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप अपने RR से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर आप काम करते हैं तो आप बड़े कठोर और दूरगामी फैसले ले सकते हैं। ये आज़ादी आपको मिलती है और मुझे लगता है उसका लाभ लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, 4 में से 3 सीटों पर आप लोग विजयी हुए। असंतोष जनता में बहुत ज़्यादा था, इसके बावजूद आप लोग जीते। कौन सा जादू चला वहाँ पर? मुझे लगता है कि आकलन करना आप लोगों का काम है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में हालत बड़ी ख़राब है, ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस वहाँ है नहीं, पर एक रिएक्शनरी जो वोट मिल जाता है शायद कांग्रेस को वही मिला होगा। अन्यथा कांग्रेस जैसी पार्टी मध्य प्रदेश में कभी बूथ स्तर पर बहुत ताकत के साथ नहीं है। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया, और मोदी जी के नाम की चर्चा, ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जहाँ केंद्र सरकार की या मोदी जी की चर्चा ना हो, और इसका लाभ मिलना ही था। इसलिए लोकसभा जीतना ही थी, दो विधानसभाएं हमने जीती हैं, वो अच्छे परिणाम और अच्छे संकेत हैं। ये आप भी जानते हैं कि देश में जो दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, हमेशा से ही इनको तमाम राजनीतियों ने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनके सशक्तिकरण के लिए उस तरीके से काम नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। आप लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व दिया है देश के भीतर, वो अधिकांश पिछड़ों का, और जिनकी बात आप कर रहे हैं कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोगों का एक नेतृत्व बनाने का काम या उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम मुख्यमंत्री के तौर पर देख लें या बाकी जगह पर भी देख लें, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो कह सकती है कि उसने जो था उसको लीडरशिप दी है।
आप झारखंड देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए या हरियाणा देखिए, कहीं पर भी ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर पार्टी करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वांगीण नेतृत्व, सब तरफ नेतृत्व पैदा हो और कुशल नेतृत्व को और उसका उदाहरण है, चाहे शिवराज जी हो, उमा जी हो, कल्याण सिंह जी हो, अर्जुन मुंडा हो, खट्टर जी हो, कोई 10 नाम गिना सकता हूँ। अगर आज की तारीख में किसानों की बात करें तो उनके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, खाद की कमी को लेकर, और दूसरा, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या आपको लगता है थोड़ी सी उनको और भी रियायत मिलने की ज़रूरत है, खासतौर पे डीजल में, ताकि वो टैक्स जो ज़्यादा चुकाना पड़ता है उसमें थोड़ी कमी हो, ताकि वो आराम से अपनी खेती कर सकें? मुझे लगता है कि मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो या बाकी आम आदमी हो, हम सबको एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि आज देश किन बातों को लेकर चिंतित है। ये परेशानियां हैं जिनको लोग बता रहे हैं, वो है डीएपी खाद और डीजल पेट्रोल की। जो चीज़ें आयात होती हैं, हम वही हमारे सामने आज संकट बनकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात 5-6 साल पहले कही थी कि हमको आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना होगा। मैं मानता हूँ कि यही एक फेज़ है जिस पर हम इन समस्याओं का स्थायी समाधान ले सकते हैं। डीजल पेट्रोल की खपत को कम करने का मतलब है कि हम उपयोग कम कर दें। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। गडकरी जी ने कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रिक के वाहनों को लेकर आइए, अन्यथा हम बंद करेंगे, और कुछ सख्ती वाले प्रयोग किए भी गए हैं, और जो मुझे लगता है देश के लोगों को मानना होगा। अब मार्केटिंग करने वाले या बाकी लोगों के बारे में उनकी राय अलग हो सकती है। अगर हमारा आश्रय डीजल पेट्रोल पर कम होता जाएगा तो मैं समझता हूँ इस समस्या की चिंता स्थायी तौर पर कम होगी, और वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हो या बिजली के वाहनों की दृष्टि से हो, हम उसका रास्ता निकालने की तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये फेज़ ख़त्म होगा। दूसरी बात आती है खाद को लेकर। एक यूरिया के समय एक संकट पैदा हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीम कोटेड करके एक झटके में ठीक कर दिया। इस बार भी ये बात चल रही थी कि बड़ा भीषण वो होगा। मुझे लगता है अभी भी विकल्प हैं डीएपी के। दुर्भाग्य ये है कि हम जो राजनीतिक हमारे विरोधी हैं वो दुष्प्रचार में ज़्यादा विश्वास करते हैं। 2 विकल्प हैं जो भारत में बनने वाले डीएपी के खाद के हैं, उनका प्रचार प्रसार नहीं होने देना, उसकी तरफ लोगों को न वो करना, ये कारण है जिस कारण से हल्की फुल्की कहीं कठिनाइयाँ दिखती हैं। मेरे यहाँ बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, या बाकी जगह पर भी। लेकिन कांग्रेस ने पहले हवा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने बेहतरीन ढंग से उसको मैनेजमेंट किया। और देखिए, एक बात वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि कांग्रेस बहुत गलत स्टैंड लेती है। वो आप कोरोना के समय वैक्सीन के मामले में देख लीजिए, मतलब राष्ट्र के खिलाफ चले जाना। नई चीज़ों की चुनौतियां जब सामने आती है तो हमें मिलजुल कर उनका रास्ता निकालना चाहिए। कभी कांग्रेस इस पर अभिमत नहीं देती कि जो चीज़ें आयात होती है उसके उसको रेगुलेट करने का काम तो भारत सरकार नहीं कर सकती, सब्सिडी देने का कर सकती है। वो अभी कर दिया भारत सरकार ने। एक साथ कहा कि भाई हर दिन बनता था, अगर 20 पैसे भी बढ़ते थे तो समाचार में दिखता था। एक साथ 15 रुपया, 12 रुपया या 10 रुपया डीजल पेट्रोल पर कम कर देना, तो सरकार को जो चीज़ लगती है वो सख्ती के साथ, वो तेज़ी के साथ, प्लान के साथ करती है। लेकिन हर दिन इन बातों पर चर्चा हो, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। जो किसान आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं वो एक बार फिर से ट्रैक्टर से संसद को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों की बात करें तो वो भी तमाम मुद्दे लेकर सरकार को घेरने की जुगत में है। इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं सिर्फ वकालत नहीं कर रहा। आज़ादी के बाद सर्वाधिक तरीके से अगर किसानों के हित में किसी सरकार ने काम किया तो वो मोदी सरकार है। मैं किसान नेता हूँ और मूलतः किसान हूँ और किसान नेता हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई किसान नेता जो कुर्ते पहन के जाते हैं ऐसा किसान नेता नहीं हूँ। वो जो किसान नेता देश में राजनीति कर रहे हैं शायद वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर बैठकर बातचीत होनी थी उसमें तकरार के रास्ते पर जाना ये षड्यंत्र लगता है। अन्यथा आप कानूनों की कमियों को अगर बताएं। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हेल्ड अप कर रखा है, और तीसरी बात है कि जब कृषि कानूनों को मानना नहीं मानना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है, तो फिर आंदोलन किस बात का है? अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो आप अपने राज्य में लागू मत करिए। तो इस रास्ते पर आप नहीं गए, लेकिन आप आंदोलनकारियों को हवा देने का पाप कर रहे हैं। तो ये न्यूसेंस पैदा करने की कोशिश थी कि कैसे भी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक मोर्चा मिला है उसका उपयोग कर लो या किसी मंच का उपयोग कर लो। इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता।
जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के सभी मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे और वहां पर रात भी गुजारेंगे, लेकिन अभी देखने में मिल रहा है कि बाहर से जो मजदूर काम करने गए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि दोनों बातों को मिक्स किए बगैर अगर हम विचार करें कि एक तरफ मान भी लें कि अगर ये चुनौती है, टारगेट किलिंग तो बात की बात है। मैं खुद गांधरबल और श्रीनगर गया था, जन्माष्टमी के दिन श्रीनगर में था, गांधरबल गया था, तब तो टारगेट किलिंग नहीं थी। लेकिन केंद्र का मंत्री खुले आम जाकर आम आदमी के बीच में मिले, उनसे बैठे, संवाद करे। ये कश्मीर की धरती पर कभी लोगों को लगता था आज से 10 साल पहले कि हो सकता है, या 2 साल पहले कि कभी हो सकता है? ये धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि आप विश्राम करने के लिए जाइए। उन्होंने कहा कि जाइए, और एक मंत्री है तो आप अपने विभाग भर की बात नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें भी वहाँ पर देखेंगे। और वो परिणाम आज दिख रहे हैं कि आप वहाँ पर, मैं तो कहूँगा मीडिया से कि एक बार जाइए। पहले कहते थे कि मीडिया को नहीं जाने दे रहे, अब तो खुली आज़ादी, अब तो किसी को कोई रोक नहीं रहा है। अगर आप वहाँ के यूथ से बात करेंगे तो वो आतंकवाद की बात नहीं करता, रोजगार की बात करता है। उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ कॉलेज में आईटी का वो नहीं है, आप तो वो दीजिए हमको, बच्चियाँ कहती हैं। मुझे लगता है ये बड़ी चीज़ है। उनको कभी पीने का पानी नहीं मिला। गांधरबल और श्रीनगर की उन इकाइयों से लगभग 100 से ज़्यादा गाँवों को 100% घरों तक पानी पहुँचा है। ये कभी उन्हें ज़िंदगी में सोचा नहीं। ठंड के समय पानी मिलेगा पहाड़ पर, ये कभी कल्पना नहीं की कि 5 मीटर नीचे पाइपलाइन जाएगी और आपको ठंड में भी पानी मिलेगा। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आप 1 साल बाद देखेंगे। लेह हो, जम्मू हो, कश्मीर, श्रीनगर की वैली हो, कहीं पर भी आप देखेंगे ये डेवलपमेंट के उदाहरण आदमी को याद रखेंगे। और वही जो ज़िंदगी में उनको कभी कल्पना नहीं थी देखने की, तो बात छोड़ दीजिए, वो पूरे होते जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं। ये इन प्रवासों का फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आने वाले समय की बात करें तो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है। लेकिन अगर खास तौर पे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार ने तो यूपी में कोई काम ही नहीं किया, उनके काम का केवल फीता काट रहे हैं। ये कहते कहते 5 साल उन्होंने गुजार दिए। 5 साल में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो देश देख रहा है। ईमानदारी, एक समर्थ नेतृत्व, कानून व्यवस्था की मुस्तैदी और डेवलपमेंट का प्लान, चारों तरफ एक सी रफ्तार के साथ में काम चल रहा है। और इसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो जातिवादी राजनीति करते हैं वो भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। ये बात उनका जवाब देना होगा। अगर वो विरोध की राजनीति करते थे और कोई काम नहीं हुआ तो फिर जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती पर इन 5 वर्षों में कोई बड़ा विरोध का जन आंदोलन कोई भी पार्टी खड़ी नहीं कर पाई है। ये योगी सरकार की सफलता का पैमाना है। और वहाँ पर एक कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारा कार्यकर्ता और वहाँ की जनता, आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वहाँ आशीर्वाद देगी और ज़बरदस्त आशीर्वाद देगी। जिस तरीके से यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हैं, क्या आप बीजेपी के लिए कोई खतरा मानते हैं? कांग्रेस की मूल नीति रही है फूट डालो राज करो। दूसरी नीति रही है हिंदुओं को अपमानित करो। ये उनकी नीति का हिस्सा है। मैं उनसे कहता हूँ वोट अपनी जगह पर है, वोट की भूख ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी खा जाएं। सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे हैं, राशिद अल्वी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, सोनिया गांधी क्या बोलती हैं, मैं उनसे पूछता हूँ और बड़ी विनम्रता से कहता भी हूँ, ज़रा हिंदुओं के अलावा वो चर्च जाते हैं, ज़रा उस पर टिप्पणी करके बताएं कि उनके बारे में उनका मत क्या है। ज़रा इस्लाम के बारे में बोलें और टिप्पणी करके बताएं उनकी कोई राय है कि नहीं। हिंदुओं पर तो बहुत राय दी जाती है, हमारी परंपराओं के बारे में तो खुलेआम बोलने की आपकी सामर्थ्य है। ज़रा दूसरे के बारे में बोल के बताइए, तब हम जाने कि आप बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष। ये जो प्रवृत्ति है कांग्रेस की, ये बांटने की, लड़ाने की प्रवृत्ति है और उससे कांग्रेस बाज नहीं आ रही है, उसी में पराभव हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है वो वहीं पर अटक कर रह गए हैं, इसलिए उनका अस्तित्व वहाँ पर कुछ है नहीं। क्योंकि सलमान खुर्शीद की किताब एक बोको से किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ कि देश और दुनिया में रहने वाले उन आध्यात्मिक, उदारवादी और सहिष्णु लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। एक पढ़ा लिखा, सौम्य चेहरे वाला व्यक्ति भीतर से कितना जहरीला होता है, सलमान खुर्शीद उसके प्रतीक है। फिर राशिद अल्वी भूल गए। सुंदर चेहरा और पढ़े लिखा होना, इससे काम नहीं चलेगा। सौम्यता से आप जहरीली बातें कहेंगे, चलेगा नहीं।
लेकिन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि ये तरीका बहुत खतरनाक है। ये जहर में बुझे हुए तीर हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व का अपमान किया है? बहुत छोटा शब्द है। मैंने कहा ना कि इनके भीतर जहर भरा हुआ है। अगर कोई हिंदुत्व को नहीं समझ पाया, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाया, जब से मानव सभ्यता ने मूर्त रूप लिया है तब से उदारवादी, सहिष्णु और परोपकारी भाव से आध्यात्मिकता के सामर्थ्य के साथ अगर कोई जीवन शैली है तो वो सनातन परंपरा हिंदुत्व है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने अब सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने लिखा था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बाद में आप कुछ भी कहते रहिए, जो पहले आप गालियां दीजिए, बाद में उसकी सफाई दे दीजिए। मैंने कहा ना, ये सोची समझी नीति है। क्योंकि राशिद अल्वी भी कहते हैं कि जो जय श्री राम बोलते हैं उनकी तुलना राक्षसों से कर दी है। भाई, हमने कहा ना कि हिंदुओं पर और हिंदुओं के मानदंडों पर तो बहुत टिप्पणी होती है। जरा इस्लाम के बारे में वो अपनी राय बताएं तो अच्छा रहेगा। क्या आपको लगता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इस तरीके की जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, ये एक सोची समझी साजिश है? मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर धार्मिक नहीं थे क्योंकि उनको बीफ खाने पर कभी कोई ऐतराज नहीं था। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता दिग्विजय सिंह की बातों पर। अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों की बातों का जवाब ना दिया जाए, ये देश हित में भी है और ज़्यादा बेहतर होगा। अगर चुनाव की बात करें, जिस तरीके से आज की तारीख में हालात बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से देश की जनता चुनेगी? सिर्फ और सिर्फ विकास और ईमानदार, परिश्रमी और दूरदर्शी नेतृत्व जो देश के लिए ही काम करता है, जिसका एक मिनट भी निजी जीवन के लिए नहीं है। 20 साल में अगर प्रधानमंत्री कोई छुट्टी नहीं लेते, बीमार नहीं होते, तो ये दैवी कृपा के अलावा कुछ नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करे, वो नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व और विकास उसके साथ चले, मुझे लगता है कि देश के लिए दुनिया में जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा ऊपर गई है, ये हमारा आधार है। अगर कोरोना संकट की बात करें तो कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ सभी जानते हैं। उस नुकसान की भरपाई या फिर जो मंत्रालय के काम हैं वो तेजी के साथ हों, उसके लिए क्या कोई डेडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से फिक्स की गई है? लगातार सरकार जब कोरोना का काल था तब भी काम कर रही थी, आज भी तेज गति से काम कर रही है। पहले वर्चुअल हम होकर काम कर रहे थे और परिणाम दे रहे थे, अब फिजिकली हम सारे अभियानों को तेजी के साथ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और तेज गति से, दुगनी गति से जो काम पीछे रह गए हैं, महीने 2 महीने जिनमें फ़र्क आया है, उनका असेसमेंट हो रहा है और हम उसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल कर समय के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के बारे में सरकार का हर मंत्री, सरकार का हर कारिंदा इस बारे में पूरी तरह से सजगता के साथ काम कर रहा है। किसान आंदोलन की अगर बात करें सर, तो लंबे समय से सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनाव पर इसका असर पड़ेगा बीजेपी में? मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। किसान आंदोलन सिर्फ हथियार के तौर पर उपयोग करने वाली बात है, अन्यथा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार और योगी सरकार की वो कौन सी नीतियां हैं जिसके चलते यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुनेगी? गिनाने के लिए मेरे पास में सैकड़ों लिस्ट है राज्य की और केंद्र की नीतियों को लेकर। किसान की, आम आदमी की, दिव्यांगों की, विकास की, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, शिक्षा की, प्रशिक्षण की, जितनी बातें हो सकती हैं। हमारे देश में अनाज के भंडारण को लेकर, जहाँ तक फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर अनाज सड़ जाता है तो ये किसान भर का नुकसान नहीं है, किसी व्यापारी का नहीं, देश का नुकसान होता है। हम सड़ने से पूरी तरह ना बचा पाएँ, लेकिन उसकी उम्र तो बढ़ा सकते हैं कि 20 दिन तक अगर हमने रोक लिया तो हम राष्ट्र का भला करेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर घर तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, हर घर व्यक्ति के पास मकान होना, आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मनाकर आम हर परिवार को एक वो स्तर देना, वो गर्व के साथ कह सके कि आज़ादी के 75वें वर्ष में मेरे पास घर है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य की सुविधा है, गैस का कनेक्शन है और स्वच्छता के तमाम साधन है और मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करूंगा। ये है हमारा आधार। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।
तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.